जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी की ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट किए थे। उसी सीरीज की ये अगली क्लास है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली बात कि आपको ये देख करके ये नहीं सोचना है कि इतना भारी भरकम ये कैसे सॉल्व होगा। हम लोग मिलजुल करके साथ में पढ़ेंगे और साथ में सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना है ना, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में। आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया में इसके ऊपर उसके संदर्भ में इस पर विचार करना है। पहला दिया हुआ है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की विधानसभाओं के कम से कम आधे की सहमति आवश्यक होती है। और तीसरा दिया हुआ है संविधान का मूलभूत ढांचा को संशोधित नहीं किया जा सकता। और इसमें बताना है आपको कि कौन सा एक सही है या सही है, आपको वो बताना है दोस्तों। क्या 1 और 2 सही है, क्या 2 और 3 सही है, क्या 1 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 सभी सही हैं। तो दोस्तों इसमें से आपको सही बताना है और उम्मीद करता हूं आपने विचार कर लिया होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर आपसे भाग पूछे कभी भी, तो भाग किस संविधान संशोधन में, भाग किस संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग नंबर है 20 दोस्तों। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की विधानसभाओं के कम से कम आधे सहमति की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों वह सब्जेक्ट, वह विषय संविधान में ध्यान रखना है, वह सब्जेक्ट जो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसा कोई भी प्रावधान जो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करता है, मतलब केंद्र और राज्य जिससे ये दोनों ही जुड़े हुए हैं, है ना, दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट में अगर कभी भी संविधान संशोधन करना होता है तो इसमें कम से कम भारत के आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान का मूलभूत ढांचा, ये भी सही है, संविधान का मूलभूत ढांचा को संशोधित नहीं किया जा सकता। दोस्तों संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर बताएंगे। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया था। और जब उनसे पूछा गया कि मूलभूत ढांचा है क्या, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, वह समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चिन्हित किया जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये तीनों ही कथन हमारे सही हैं। संविधान का मूलभूत ढांचा को संशोधित नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों ही सही है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है, कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की विधानसभाओं के कम से कम आधे से अधिक राज्यों की सहमति होती है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी सही है। क्लियर है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी राष्ट्रपति के संबंध में दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा एक गड़बड़ है ना, गड़बड़ है मतलब कि ठीक नहीं है, गलत सुमेलित है। तो निर्वाचन संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इसका राष्ट्रपति के संदर्भ में शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तीसरा है कार्यकाल, 6 वर्ष का कार्यकाल। पात्रता 35 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जो सी ऑप्शन है यही हमारा सही है, क्योंकि जो मिस मैच है वो यही है। और आपसे मिस मैच पूछा हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो दोस्तों कितना है, 5 वर्ष है, ये ध्यान रखना है। और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 56 में ही राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। निर्वाचन संसद और राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य करते हैं। संसद के और हर राज्य की जो विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना है, सभी नहीं बताएंगे आप, निर्वाचित सदस्य। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसको ही शपथ दिलाया जाता है। जो आर्टिकल है आर्टिकल 60 है, यानी कि 60 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा एक मिसमैच है, कौन सा एक रॉन्ग है। और किसके संदर्भ में आपको बताना है, उपराष्ट्रपति के। तो राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होता है।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। और यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है मिसमैच। तो इसमें से मिसमैच कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है ना, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यही मिसमैच है। उपराष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों, वो 30 वर्ष नहीं होती, 35 वर्ष होती है। और 35 वर्ष की आयु किसकी किसकी होती है? तो 35 वर्ष की आयु दोस्तों होती है एक तो राष्ट्रपति की, ठीक है, दूसरा है उपराष्ट्रपति की, और तीसरा होता है दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल की भी जो न्यूनतम आयु होती है वह कितनी होती है? 35 वर्ष। क्लियर है? 35 वर्ष। तो ये ध्यान रखना है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, सबका कार्यकाल होता है और सबका न्यूनतम आयु होता है 35 वर्ष, है ना। और राज्यों में राज्यपाल होते हैं, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के उपराज्यपाल नहीं होते, बल्कि क्या होता है, जैसे हर राज्य में राज्यपाल होते हैं, तो जहां पर केंद्र शासित प्रदेश होता है, होते वो राज्यपाल ही हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में उन्हें, या मतलब संवैधानिक रूप से उन्हें उपराज्यपाल बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि कभी भी राष्ट्रपति अनुपस्थित है या सक्षम नहीं है अपने कार्यभार को संभालने के लिए, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और उनके द्वारा समस्त जो उपभोग है वह उपराष्ट्रपति भोगता है। चाहे सैलरी हो, चाहे वेतन भत्ता हो, चाहे जितनी भी अथॉरिटी हो, वो सारी की सारी किसको मिल जाती हैं? उपराष्ट्रपति को। जब ये राष्ट्रपति के पद पर होता है, तब राष्ट्रपति के ही, जो उपराष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति के ही सैलरी, वेतन भत्ते, ये सब पाता है। राज्यसभा का सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में आपको विचार करना है। जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस संदर्भ में आपको विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पर आधारित है, मतलब कि ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की व्यवस्था पर आधारित है। दूसरा दिया हुआ है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये हमारा दूसरा कथन था। और तीसरा है, संसद के पास केवल केंद्र सूची के लिए कानून बनाने की शक्ति है। और इसमें से भी आपको बताना है सही कौन सा है ना, कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है दोस्तों। इन तीनों में से ही पहला, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। दूसरा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। और तीसरा, संसद के पास केवल केंद्र सूची के लिए कानून बनाने की शक्ति है। तो दोस्तों ये तो हमारा सही है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ही ली गई है, तो ब्रिटेन जैसा ही है। जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली के जैसा ही हमारी भी संसदीय प्रणाली है। क्लियर है? संसदीय प्रणाली में होता क्या है, संसदीय प्रणाली में दोस्तों 2 सरकारें होती हैं एक साथ, एक नाम मात्र का होता है, एक वास्तविक होता है। क्लियर है? 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। तो दोस्तों जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है कि एक होता है नाम मात्र का सरकार, और दूसरा होता है वास्तविक सरकार। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। दूसरी बात कि जो वास्तविक सरकार, जिसके पास वास्तविक शक्ति होती है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, तो वह हमेशा लोकसभा की बहुमत के ऊपर निर्भर होता है ना। संसदीय शासन प्रणाली की ये खूबियां हैं, ये विशेषताएं हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और इसीलिए ये वहीं से ये ग्रहण किया गया है, वैसा ही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों। न तो राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से, न तो संसद के प्रति सामूहिक रूप से, केवल और केवल लोकसभा है ना, संसद का एक हाउस लोकसभा, तो लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। जबकि अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो हम बताएंगे राष्ट्रपति। क्लियर है? और तीसरा है दोस्तों, संसद के पास केवल केंद्र सूची के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है ना। संसद के पास केवल
संघ सूची यानी केंद्र सूची के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है, तो ये है गलत। ये जो सेंटेंस है, ये जो कथन है, ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उस पर केंद्र सूची पर भी संसद कानून बना सकता है और समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकता है। हाँ, राज्य सूची पर नहीं बना सकता। राज्य सूची के लिए क्या दिया हुआ है? टर्म्स कंडीशन दिया हुआ है कि भाई जब कुछ कंडीशन होंगे केवल तभी राज्य सूची पर कानून बनाया जा सकता है संसद के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला कथन गलत है, बाकी दोनों सही है। तो 1 और 2 ये दोनों सेंटेंस हमारा सही है दोस्तों। नेक्स्ट है जो अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? और ये भी राष्ट्रपति के संदर्भ में है। राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर असहमति होने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। और तीसरा है अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना उसका अधिकार होता है, उसकी शक्ति होती है। और अगला है उपरोक्त सभी, क्या ये सभी सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों इनमें से सभी कथन सही है। आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, ध्यान रखेंगे। 111 में जब भी कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास आता है तो 111 के तहत ही उसके पास ये अधिकार होता है कि वो उस पर सहमति जताता है या असहमति जताता है। और अनुच्छेद 78, तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री से वो सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। केवल प्रधानमंत्री से ही नहीं, जितने भी मंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री और सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों से वह किसी भी विषय पर अपना कोई भी सूचना मांग सकता है। आर्टिकल नंबर 78 में ऐसा प्रावधान है राष्ट्रपति के बारे में। तो ये सभी सही था दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संबंध में सही है ना? सीएजी के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया हुआ कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। तो क्या सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है? दूसरा है सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और तीसरा है सीएजी यानी कि कैग केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के लेखाओं की जांच करता है। तो दोस्तों आप विचार करें और ऑप्शन देखें कि क्या सही है। क्या केवल 1 और 2 सही है? क्या केवल 2 और 3 सही है? क्या केवल 1 और 3 सही है या 1, 2, 3 सभी सही हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों ने सोच लिया होगा और इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। जो सीएजी होता है दोस्तों वो ध्यान रखना है कि वह केंद्र का भी लेखा करता है। क्या कभी आपने किसी राज्य का सीएजी, राज्य का कैग सुना है? नहीं। तो किसी राज्य सरकार की जो खर्च होती है वो भी सेंटर का ही कैग जांच करता है। यानी कैग के मामले में, सीएजी के मामले में ये ध्यान रखना है कि सीएजी एक ही होता है। ऐसा नहीं कि राज्य का सीएजी अलग है और केंद्र का सीएजी अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य और केंद्र का एक ही सीएजी है जिसका प्रावधान 148 में किया गया है और उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और जब भी उसे जांच करना होता है तो वह केंद्र के खर्चों की भी जांच करता है। और पूरे भारत में जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर सरकारें जितनी खर्च की हैं उसकी भी वो जांच करता है। तो ये ध्यान रखना है, सीएजी केंद्र और राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करता है, ये ध्यान रखना आपको। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये भी सही है। और सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है 148, ये भी ध्यान रखना है। तो तीनों ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में। आपको पंचायती राज के संबंध में दोस्तों मैंने आपको बहुत कुछ बताया, तो पंचायती राज के संबंध में इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो क्या ये सही है? दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। और तीसरा कथन है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान की अनुसूची 11 जोड़ी गई। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है दोस्तों। और आप लोगों ने विचार कर लिया होगा और ये भी तीनों ही सही है, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। कैसे? पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसको जोड़ा गया।
है ना। संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इनका प्रावधान 243 से लेकर के 243 ओ तक है, ये भी सही है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान की अनुसूची 11 जोड़ी गई है। जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, वो पंचायती राज से ही संबंधित है, और जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है ना। तो 11वीं अनुसूची और 9वां भाग, अगर ये भाग होता तो भाग नंबर 9, लेकिन भाग नंबर 9 पहले से ही था, केवल एक ही आर्टिकल था 243, उसमें 243 ए, 243 बी, 243 सी, ऐसे करते करते 243 ओ तक जोड़ दिया गया, है ना, प्रावधान पंचायतों के। तो ये सारे ही सही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा एक गलत है राष्ट्रपति के संदर्भ में, राष्ट्रपति के संबंध में, वो आपको बताना है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना, आपको गलत बताना है इसमें से। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 60 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। तो दोस्तों इसमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत है, वो आपको बताना है, और आप सब लोगों ने ढूंढ लिया होगा कि कौन सा इसमें से गलत है। और दोस्तों इसमें से जो गलत है वो कौन सा है? सी, अनुच्छेद 60 जो है, इसमें राष्ट्रपति का शपथ तो है, राष्ट्रपति का शपथ है, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति नहीं दिलाता। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का जज, जो मुख्य जज होता है। अगर मुख्य जज उपस्थित न हो तो वरिष्ठतम जज, है ना। तो मुख्य जज नहीं है तो वरिष्ठतम जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए जब शपथ की बात आती है, शपथ, ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट, जब शपथ की बात आएगी तो राष्ट्रपति शपथ, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाएगा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। क्लियर है? जब शपथ की बात आएगी तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो मुख्य जज हैं, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम जज राष्ट्रपति को शपथ देते हैं। लेकिन जब बात आती है त्याग पत्र, तो त्याग पत्र में दोस्तों राष्ट्रपति त्याग पत्र अपना उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। क्लियर है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति को भी शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। क्लियर है? लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि शपथ राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज हैं या वरिष्ठतम जज हैं उनके द्वारा शपथ राष्ट्रपति को, और त्यागपत्र राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। क्लियर है? बाकी सारे ही सही हैं। 143 में जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसे वो सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। 143 के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह ली जा सकती है किसी भी विषय पर। हालांकि ये सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होते, मर्जी हो तो दें, नहीं मर्जी हो तो नहीं दें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और अनुच्छेद 65 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में सभापति होना। और दोस्तों आप लोग इसमें भी पहचान गए होंगे कि गलत कौन सा है, और दोस्तों जो गलत है वो कौन सा है? अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में सभापति होना नहीं है। जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? 64 में कहा गया है। क्लियर है? देखिए 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, क्या है? पद है, उपराष्ट्रपति का पद। और 64 में कहा गया है, जैसे 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में बताया गया है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 65 में क्या बताया गया है? यहाँ पे जो 65 में कहा गया है कि यदि कभी भी राष्ट्रपति अगर सक्षम नहीं है, या राष्ट्रपति का पद खाली है, या राष्ट्रपति किसी भी वजह से सक्षम नहीं है अपने कार्यभार को संभालने के लिए, तब उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के स्थान पर, है ना, राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति का कार्य करना, उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य करना, उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य करना,
या कार्यभार संभालना। तो ये 65 में है और 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में सभापति होना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको गलत बताना है और गलत किसके बारे में बताना है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में सोचना है आपको। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की पात्रता लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना, प्रधानमंत्री नेता कहाँ का होता है, तो राज्यसभा का नेता होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। तो दोस्तों इसमें से आपको मुझे बताना है कि गलत कौन सा है, गलत है ना, सही सुमेलित नहीं है या गलत है। तो दोस्तों इसमें जो सही है वो कौन सा है, सी। जो प्रधानमंत्री होता है वो नेता कहाँ का होता है, राज्यसभा का नहीं, कहाँ का होता है, लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। राज्यसभा में चाहे उसके एक भी सदस्य न हो, चाहे उस पार्टी का एक भी व्यक्ति राज्यसभा में न हो जीता हुआ, लेकिन लोकसभा में उसकी बहुमत होनी चाहिए, या तो उसके पार्टी की या उसके कई सारे पार्टियों के समूह की बहुमत उसके पास होना चाहिए। और बहुमत होता है इसीलिए वो लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता कहलाता है। तो भले ही वो मेंबर राज्यसभा का हो, ये भी है। अच्छा, प्रधानमंत्री लोकसभा में भी हो सकता है, प्रधानमंत्री मेंबर राज्यसभा में भी हो सकता है। तो मेंबर वो कहीं का रहे, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन वह बहुमत हमेशा लोकसभा में प्राप्त करना चाहिए। और दूसरा कि वह लोकसभा का ही नेता कहलाएगा, भले ही वो राज्यसभा का मेंबर हो, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का नेता कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये लोकसभा का नेता होता है, क्लियर है, इसलिए यह गलत है, बाकी सारे ही सही है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे ये क्यों नहीं गलत होगा कार्यकाल, क्योंकि यहाँ पे कार्यकाल कहीं उसका निर्धारित नहीं है, लेकिन यहाँ पे सामान्यतः 5 वर्ष लिखा हुआ है, मतलब जनरली कितने समय तक होता है, तो 5 वर्ष। हालांकि फिक्स अगर यहीं पे 5 वर्ष अनिवार्यता होता तो ये भी गलत हो जाता, क्लियर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा सही है। राष्ट्रपति के संबंध में पूछा हुआ है कि कौन सा एक सही है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल का, अच्छा ये किसकी नियुक्ति करता है, तो नियुक्ति राज्यपाल का करता है, राज्यपाल का करता है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत करता है। उपरोक्त सभी, तो कौन सा सही है पूछा हुआ है, इसमें आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि सही कौन सा है। तो सही दोस्तों कौन सा है, उपरोक्त सभी। जो इसकी नियुक्ति है, नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है वो राज्यपाल की जाती है। दोस्तों किसकी नियुक्ति ये करता है वो भी आप नोट कर लेंगे। राज्यपाल का नियुक्ति अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। इसके अलावा हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति, जितने भी राज्य हैं, जितने भी हाई कोर्ट हैं और उसमें जितने भी जज हैं, सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर मंत्री परिषद, जितने भी मंत्री होते हैं वो कोई सा भी मंत्री हो, कोई सा भी मंत्री, तो मंत्री परिषद के मेंबरों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों यह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों सीएजी की नियुक्ति हो गया। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग के भी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी के जितने भी मेंबर होते हैं, यूपीएससी के सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति, यूपीएससी में सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और दोस्तों जितने भी आयोग हैं, वैसे जैसे कि एससी आयोग हुआ, एसटी आयोग हुआ, ओबीसी आयोग हुआ, इन सब के भी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो लगभग सारे ही ये पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है, यानी कि डीपीएसपी के संबंध में कौन सा कथन गलत बताना है, आपको सही नहीं है बताना है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, तो ये तो सही है। ये तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, ये भी सही है। ये तत्व न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय है, तो दोस्तों ये न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि हमारा जो डीपीएसपी है इसको लेकर के हम न्यायालय नहीं जा सकते, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी। केवल
तीसरा ही गलत है, क्योंकि आपसे गलत पूछा हुआ था, तो ये तीसरा ही गलत है, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में विचार करना है आपको? सर्वोच्च न्यायालय के। और बताना क्या है आपको? सही बताना है। तो पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। और तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और आप विचार करें और बताएं कि इनमें से सही कौन सा है। तो दोस्तों, इनमें से आपने विचार कर लिया होगा कि सही कौन सा है, और सही दोस्तों इनमें से सभी है। 1 2 3 सभी सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत ही होती है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति होती है, ये भी सही है। और रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो 32 के तहत है, ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः अपने सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ा सकता, संसद ही बढ़ाती है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल कर्तव्यों के संबंध में सही है? मूल कर्तव्य के संबंध में दोस्तों कौन सा एक सही है, वो आपको बताना है। तो मूल कर्तव्य 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा कथन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। और तीसरा दिया हुआ है, मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कोई कानूनी दंड का प्रावधान नहीं है, यानी कि ये प्रवर्तनीय नहीं है। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही है ना? कौन सा सही है? तो क्या 1 और 2 सही है? क्या 2 और 3 सही है? क्या 1 2 3 सभी सही हैं, या केवल 1 और 3 सही है? दोस्तों आप विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। दोस्तों आप विचार करें और बताएं। क्लियर है? आपको इनमें से सही बताना है, ठीक है? कौन सा कथन मूल कर्तव्यों के संबंध में सही है। तो इसका देखिए, पहला दिया हुआ है, मूल कर्तव्य 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। तो दोस्तों पहले तो यही गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये 42वें जो मूल कर्तव्य हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये तो गलत हो गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में दिया हुआ है, तो ये तो बात सही है। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कोई दंड, कानूनी दंड का प्रावधान नहीं है, तो ये भी क्या है? सही है। तो दोस्तों 2 और 3 हमारा सही है। तो 2 और 3 किस में है? बी में है, और यही हमारा सही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति के संदर्भ में दोस्तों आपको गलत बताना है, इनमें से कौन सा एक गलत है। इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। नागरिकता भारत का नागरिक होना चाहिए। सदस्यता संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। और कार्यकाल 5 वर्ष। तो आप बताएं कि दोस्तों कौन सा एक इसका गलत है? और गलत है इसमें से दोस्तों सी। जो सी होता है वह ध्यान रखना है कि वह संसद के किसी एक सदन का सदस्य नहीं होता, है ना? वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि वह खुद अपने आप में एक संसद का भाग है। जैसे देखिए, संसद है तो संसद किससे मिलकर के बनती है? संसद 3 लोगों से मिलकर के बनती है, 3 जन से। कौन कौन है? सबसे पहला है राष्ट्रपति या राज्यसभा, आगे पीछे कर सकते हैं, राष्ट्रपति। दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है लोकसभा। क्लियर है? जो लोकसभा है इनमें होते हैं 543 लोग। कितने लोग होते हैं? 543 लोग। जो राज्यसभा है इसमें होते हैं 245 लोग, और राष्ट्रपति तो एक अकेला ही है। तो ये 3 पहिया है, कर लीजिए। संसद के 3 अंग हैं, 3 पार्ट है, 3 भाग हैं। तो यह संसद का एक भाग होता है, न कि राज्यसभा का कोई एक मेंबर, न कि लोकसभा का कोई एक मेंबर। तो ये न तो लोकसभा का कोई मेंबर होता है, न तो राज्यसभा, यानी संसद का ये सदस्य नहीं होता, संसद का ये भाग होता है। ठीक है? तो संसद का सदस्य नहीं होता है, और इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? सदस्यता के मामले में ये गड़बड़ है, सदस्य वो किसी का नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा या से कथन सही है या है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसमें दिया हुआ है, संसद को संविधान के अनुच्छेद अच्छा किसके बारे में विचार करना है? ये दिया हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा है, संसद को 7वीं अनुसूची में उल्लिखित संघ सूची और समवर्ती सूची के आधार पर कानून बनाने का अधिकार है। और तीसरा है, संसद के पास केवल केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय स्वशासन के लिए कानून बनाने की शक्ति है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दोस्तों
सही है, सही आपको बताना है। आप विचार करें, क्या केवल 1 और 2 सही है, क्या केवल 2 और 3 सही है, क्या केवल 1 और 3 सही है, या 1 2 3 सभी के सभी सही हैं। आप इस पर विचार करें और बताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा एक सही है, कौन सा नहीं सही है। संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों ये तो है सही। दूसरा है, संसद को 7वीं अनुसूची में उल्लिखित संघ सूची और समवर्ती सूची के आधार पर कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों ये भी है सही। क्लियर है। और तीसरा है, संसद के पास केवल केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय स्वशासन के लिए कानून बनाने की शक्ति है। ये है दोस्तों गलत। गलत क्यों है? देखिए, संसद के पास ही वो शक्ति होती है जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। जैसे जो राज्य हैं उनके पास तो विधानसभाएं हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका नाम ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। यानी वहां पे शासन केंद्र द्वारा चलाया जाता है। केंद्र शासित, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश है वो। तो उनमें जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कौन मेंटेन करता है? केंद्र सरकार। संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। तो संसद जब कानून बनाती है उनके लिए, तो वह केवल स्थानीय स्वशासन के विषय में थोड़ी बनाएगी। जो संसद है, संसद सभी विषयों पर कानून बनाती है ना। संसद क्या करती है? सभी विषयों पर कानून बनाती है। हालांकि दिल्ली इस मामले में अलग है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली के पास अपनी विधानसभा है। तो दिल्ली अपवाद स्वरूप है, नहीं तो दिल्ली और पांडिचेरी के पास अपनी विधानसभा है। नहीं तो क्या होता है कि जो स्थानीय स्वशासन है ये तो होता ही है संसद के पास, इसके अलावा भी सारी चीजें होती हैं। शासन प्रशासन, चाहे तीनों ही विषय ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, संसद सारे ही कानून बनाती है। संसद किसके लिए? जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, और सही पूछा हुआ है तो 1 और 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति के संदर्भ में दोस्तों गलत पूछा हुआ है, और अध्यादेश 123 में है। विधेयक पर सहमति देना अनुच्छेद 111 में है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। संसद को बुलाना अनुच्छेद 85 में है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा एक गलत है, कौन सा एक सही नहीं है। और इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा एक सही नहीं है। सही कौन सा नहीं है दोस्तों? सी। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो अनुच्छेद 63 में नहीं है। किसमें है? अनुच्छेद, सॉरी क्या लिख दिया मैं, अनुच्छेद 52 में है। 52 में राष्ट्रपति का पद है। जो 63 है दोस्तों, 63 में तो उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद 63 में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो संसद को बुलाना होता है, सत्र को बुलाना, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, ये सारे के सारे किसमें है? आर्टिकल नंबर 85 85 में है दोस्तों। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति और उनकी भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहां भी आपको रॉन्ग बताना है। और किसके संदर्भ में? उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आपको विचार करना है। तो क्या अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? क्या अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ होता है? क्या अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है? क्या अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का सभापति होना दिया हुआ है? तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इसमें से जो रॉन्ग है वो कौन सा है। रॉन्ग कौन सा है? अनुच्छेद 63। और इसमें क्या है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। क्या है? पद। उपराष्ट्रपति का पद। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन तीनों को आपको एक साथ याद करना है। राष्ट्रपति 52 में 11 का अंतर है। राष्ट्रपति 52 में, उपराष्ट्रपति 63 में और प्रधानमंत्री 74 में। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63 और प्रधानमंत्री 74। क्लियर है। उपराष्ट्रपति का सभापति होना, उपराष्ट्रपति का सभापति होना, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था जो 64 है, इसमें बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा यह राज्यसभा का सभापति होगा। क्लियर है। और 65 में क्या बताया गया है? 65 में बताया गया है कि वह राष्ट्रपति के जगह पे काम करेगा जिस दिन राष्ट्रपति नहीं कार्य करने के योग्य होगा या पद खाली होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के गठन और कार्यप्रणाली के संबंध में सही है? किसके बारे में? एक संविधान सभा के बारे में पूछ रहा है। गठन और कार्यप्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है आपसे। तो संविधान सभा का गठन अनुच्छेद 46 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो क्या ये सही है? दूसरा है, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे।
और तीसरा दिया हुआ है संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण कार्य पूरा किया। तो आप मुझे बताएं कि इसमें से दोस्तों सही क्या है, आप विचार करें और बताएं कि सही क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि इनमें से सही कौन सा है। इनमें से दोस्तों तीनों ही सही है, 1 2 3 तीनों ही सही है। संविधान सभा का गठन सच में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी 3 सदस्यीय थी, उसी के तहत की गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। बाद में जब 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक हुई तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण कार्य पूरा किया। तो ये भी सही है दोस्तों, ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर से आपको गलत बताना है और किसके लिए बताना है, राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का गठन है। और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है, और जो रॉन्ग है वो कौन सा है, बी है ना। अनुच्छेद 123 में दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। और महाभियोग की प्रक्रिया है, यह आर्टिकल नंबर 61 में है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है और 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अब यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, उपराष्ट्रपति के, और कौन सा एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित पूछा हुआ है। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक, उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति की स्थिति में कार्यवाहक कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तीसरा है इसका कार्यकाल, मतलब कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आपको सोचना है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष, या इनमें से सभी सही है आपको बताना है। और आपने विचार कर लिया होगा कि इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, और इनमें से जो सही है वो कौन सा है, डी है ना, सभी सही हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति की अनुमति में कार्यवाहक कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है। और आर्टिकल मैंने बताया था अभी आपको 64, क्लियर है। और कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, और सभी सही हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के संबंध में सही नहीं है। मौलिक अधिकार के संबंध में आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग। तो पहला दिया हुआ है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। दूसरा दिया हुआ है अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जो 19 के तहत हमें अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, वह केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। और तीसरा स्टेटमेंट है आपका कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक मौलिक अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार है। और इसमें से बताना क्या है, आपको रॉन्ग बताना था दोस्तों। तो आप लोग विचार कर लिए होंगे और सच में सोच लिया होगा आपने कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, और जो रॉन्ग है वो कौन सा है, तीसरा स्टेटमेंट। बाकी ये दोनों सही है दोस्तों। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में ही है और अनुच्छेद 12 से 35 तक ही वर्णित है, और तो ये सही है। दूसरा है अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये भी सही है। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 ऐसे आर्टिकल है दोस्तों जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जितने मूल अधिकार हैं वो सबके लिए हैं, लेकिन ये 5 ध्यान रखेंगे, 15, 16, 19, 29, 30 इनमें जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक मौलिक अधिकार है, तो यही गलत है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। केवल तीसरा ही रॉन्ग है, क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा हुआ था। जो संपत्ति का अधिकार है इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में विस्थापित कर, यानी यहाँ से हटा दिया गया और इसे शिफ्ट कहाँ किया गया, आर्टिकल नंबर 300A में एक कानूनी अधिकार बनाया गया। और भाग कौन सा है, तो भाग नंबर 12 में, भाग नंबर कौन सा है, भाग नंबर 12 में इसको शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? ये प्रस्तावना के संबंध में आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अंग नहीं माना गया है। और आपको बताना है दोस्तों कि इसमें से गलत कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। और आप लोगों ने अगर प्रस्तावना चैप्टर को पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से पकड़ लिया होगा आपने कि कौन सा एक गलत है। तो इनमें से जो गलत है वो कौन सा है? तीसरा वाला ही गलत है। और केवल आप ध्यान रखेंगे जो 3 है वही गलत है, आपसे गलत ही पूछा हुआ है। पहला दिया हुआ है प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया। इसमें केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द दोस्तों जोड़े गए थे इसमें। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शब्द जोड़े गए, ये भी सही है, ठीक है। और प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अंग नहीं माना गया है। दोस्तों 1960 के जो बीरूबाड़ी केस था उसमें नहीं माना गया था, लेकिन कोर्ट ने अपनी गलती को सुधारते हुए 1973 के केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में इसको संविधान का हिस्सा माना, संविधान का हिस्सा माना केशवानंद भारती केस में 1973 में। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है वर्तमान में। अगला दिया हुआ है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? किसके संदर्भ में सोचना है आपको? उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो ये उपराष्ट्रपति के संदर्भ में दोस्तों आपको गलत बताना है। और गलत यानी मिसमैच कौन सा है ये आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, समझ गए होंगे आप कि इसमें से गलत कौन सा है। और गलत कौन सा है दोस्तों? सी। जो शपथ है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं दिलाया जाता, बल्कि किसके द्वारा दिलाया जाता है? यह दिलाया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। इसको शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक मिसमैच है, रॉन्ग मिसमैच है, वो रॉन्ग मैच है, ये आपको बताना है। इसकी नियुक्ति यानी मंत्री परिषद के संबंध में बताना है आपको। मंत्री परिषद के संबंध में नियुक्ति अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है। मंत्री परिषद की सलाह अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है ना। व्यक्तिगत जवाबदेही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष होता है, इसका व्यक्तिगत जवाबदेही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष होता है, इसकी व्यक्तिगत जवाबदेही। और अधिकतम संख्या लोकसभा का 15%। और आपको बताना है इसमें से कौन सा एक रॉन्ग है। और इसका जवाब करेंगे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जवाब देते रहिए दोस्तों, जवाब देना बहुत ही जरूरी होता है अगर हम एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो। आपका जवाब ही हम तक पहुंचाता है आपकी बात। आज जो क्वेश्चन थे वो सचमुच जानबूझ करके मैंने ऐसे सिलेक्ट किया हुआ था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद से ही संबंधित हो, उसी से केंद्रित हो, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन इधर उधर से भी थे, है ना। जानबूझ करके मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद को केंद्रित किया हुआ था। और जो क्वेश्चन थे वो काफी बड़े थे, है ना। तो आज का अनुभव आपका कैसा रहा? क्या आपको ऐसे क्वेश्चन ठीक लगते हैं या क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट हो, है ना? तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक जरूर दीजिए दोस्तों कमेंट के माध्यम से। बाकी आज के लिए इतना ही, है ना। अगर क्लास आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, है ना। जितना बड़ा परिवार होगा, जितना बड़ा हमारा सदस्यता होगी, लोगों की मेंबरशिप होगी इसमें, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, एक माहौल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।